नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए अध्याय में, न्यू सब्जेक्ट एंड जिसका नाम है जियोमेट्रिक्स या फिर सर्वेइंग। मैं अपूर्व मित्तल आपका स्वागत करता हूं इन दिस न्यू जर्नी ऑफ सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स। सो we'll be covering this subject as per GATE examination and as per engineering services examination. ओके, तो स्टार्ट किया जाए। तो ऊपर वाले का नाम लेके इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट शुरू करने से पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है दोस्त कि ये सब्जेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो जानने के लिए हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में अलग अलग एग्जाम में कितने मार्क्स का आया है। तो शुरू करते हैं दोस्त। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं जिसके लिए हम यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज गेट एग्जामिनेशन। अगर मैं उस एग्जाम की बात करूं तो गेट एग्जाम में इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है, अब मैंने क्या किया है, लास्ट 3 साल के पेपर्स का एवरेज लिया है। लास्ट 3 साल मतलब 2022, 2021 एंड 2010। अगर इन 3 साल के पेपर को मैं देखूं, एवरी ईयर जो पेपर होता है वो 2 शिफ्ट में होता है, दैट इज मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। और अगर 2 पेपर 3 साल के पेपर एनालाइज कर रहा हूं 2 शिफ्ट, इसका मतलब आई हैव 6 पेपर्स है मेरे पास। 6 पेपर का अगर मैंने एवरेज लिया तो गेट एग्जामिनेशन में इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 3 to 4 मार्क्स का है। क्लियर? 3 to 4 मार्क्स का है। अब जनरल पैटर्न जो होता है गेट एग्जामिनेशन में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 2 आए हुए हैं, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 1 आया हुआ है। तो बढ़िया। तो देखिए, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आए हैं वो जनरली जो आते हैं वो 2 क्वेश्चन आते हैं, और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 क्वेश्चन लगभग आता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा हर साल तो नहीं होता। नहीं, हर साल नहीं होता ऐसा। ये जनरल है, समझ रहे हैं आप दोस्त, ये जनरल है। मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ है 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको एवरेज बताया है कि जनरल ऐसा ही पैटर्न रहता है। और फिर हम जब सिलेबस देखेंगे तो और बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गेट एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स का टेक्निकल होता है, जिसमें से 100 मार्क्स का टेक्निकल होता है, 15 मार्क्स का तो आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश रहता है, मतलब 85 मार्क्स का टेक्निकल आता है। 15 मार्क्स का नॉन टेक है, 85 मार्क्स का टेक्निकल है। उस 85 मार्क्स में से 3 से 4 मार्क्स आपको जियोमेट्रिक्स आपको दे देगा, क्योंकि देखिए सिविल के 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट हैं और 85 मार्क्स को कवर करना है। तो आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स आपका हो जाता है। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे मैथमेटिक्स, जैसे जियोमेट्रिक्स, सॉरी जियोटेक, 15-15 मार्क्स के, इनका वेटेज काफी ज्यादा है, 4 सब्जेक्ट के बराबर मार्क्स का वेटेज है। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो छोटा है एज कंपेयर टू जियोटेक, इन्वायरमेंट, आरसीसी, स्टील, और पूरे पूरे मार्क्स यहां पर मिल जाते हैं क्योंकि फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। मैं आप कुछ ही टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं और आप पूरे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो गेट एग्जामिनेशन के बाद जो अगले एग्जाम की हम बात करेंगे वो है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज, यूपीएससी ईएससी। यूपीएससी ईएससी, यूपीएससी ईएससी के बारे में हम बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो वेटेज है वो क्या है? देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2 फेज में होता है, एक तो प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर मेंस के बारे में बात कर लेंगे। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, और आप बहुत ध्यान से देखिए 150 क्वेश्चन में से 7 से 10 क्वेश्चन आपको 7 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जियोमेट्रिक्स और सर्वेइंग के 7 से 10 क्वेश्चन जियोमेट्रिक्स और सर्वेइंग के मिलेंगे। फिर जो स्टूडेंट्स प्री क्वालिफाई कर लेते हैं वो मेंस में अपीयर करते हैं। मेंस एक सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। इसमें क्या होता है कि कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होगा जिसके 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको उसमें आंसर राइटिंग लिखनी होती है। तो मेंस की अगर मैं बात करूं, की अगर बात की जाए तो इसका जो वेटेज है 40 to 60 मार्क्स का है।
तो लगभग लगभग ये 1/5 हो गया, 1/5 हो गया, समझ गए आप मेरी बात। तो 1/5 वेटेज है, ध्यान रखिएगा 1/5 वेटेज है, ठीक। तो मेंस हो गया, प्री हो गया, आप देख सकते हैं कि मतलब कम ड्यूरेशन में ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है और ज्यादा वेटेज इसका है, तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं, एक और एग्जाम की बात करता हूं मैं, जो कि है जो सिविल इंजीनियर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर जॉब्स पाना चाहते हैं और कई अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन, सीपीडब्ल्यू सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, फरक्का बैराज, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वेयर हाउस कमीशन, इन सब में अगर आप, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे डिपार्टमेंट में अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एसएससी जेई का पेपर होता है, एसएससी जेई। एसएससी जेई के पेपर में भी 2 स्टेज में पेपर होता है, एक होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस, क्लियर। तो एक हो गया प्रीलिम्स और एक हो गया मेंस। देखो प्रीलिम्स में 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 7 to 10 क्वेश्चन यहां पे भी 7 to 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। कहां से आते हैं दोस्त? सर्वेइंग से आते हैं। और अगर मैं मेंस की बात करूं, अगर मैं मेंस की बात करूं तो 300 मार्क्स का है, ठीक है। और यहां पर आउट ऑफ 300 मार्क्स 40 to 70 मार्क्स का यहां पर आता है, 40 to 70 मार्क्स का। तो एसएससी जेई में क्या होते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे सर्वेइंग में कंपास सर्वेइंग का क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेवर्सिंग का क्वेश्चन आ जाता है, 20 मार्क्स का आ जाता है, 25 मार्क्स का आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 40 to 70 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में सर्वेइंग का वेटेज, जियोमेट्रिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप इसका वेटेज देखें दोस्त, देख रहे हैं। और कितना समय लगेगा हमें पढ़ने के लिए? ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितने समय में हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है 35 to 40 आवर्स में हम कवर कर लेंगे। पैंतीस से 40 घंटे में हम इस सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, इतने ड्यूरेशन में हम कवर कर लेंगे। अब देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सर आपने ये ड्यूरेशन क्यों लिखी है। ड्यूरेशन इसलिए लिखी है, हर स्टूडेंट के पास एक फिक्स समय है तैयारी करने के लिए, पंचवर्षीय योजना लेके नहीं कोई तैयारी करता है, समझ रहे हैं आप। तो आपको क्या करना है, एक लिमिटेड समय में आपको सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, पढ़ना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट को एनालाइज करना है, फिर रिवाइज करना है और रैंक लेके आनी है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के पास, बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी स्टूडेंट के पास 6 मंथ है, मान लेते हैं एवरेज 6 महीने हैं किसी स्टूडेंट के पास प्रिपेयर करने के लिए, किसी स्टूडेंट के पास 6 मंथ्स हैं प्रिपेयर करने के लिए। अगर 6 महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए, बहुत ध्यान से सोचिएगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट एक दिन में, मैं मान के चलता हूं 6 घंटे पढ़ाई करता है। तो 6 महीने अगर हैं आपके पास, मान लेते हैं रफली अराउंड 180 दिन हो गए, या आपके पास 100 डेज मान लीजिए आप, ठीक। 6 मंथ है रफली, एवरेज में मान के चलता हूं, एवरेज में मान के चलता हूं 180 to 200 डेज, ये मान लेता हूं। वन 180 से 200 डेज हैं प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और एक दिन में एक एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ता है 6 आवर्स पर डे, 6 आवर्स पर डे इतना पढ़ता है। तो आप खुद सोचिए, आपके पास रफली ऑन एन एवरेज 1000 घंटे हैं आपके पास। अगर आप 200 1200 लगभग लगभग कितने घंटे हो गए, 1000 घंटे हो गए।
मैं सारे फैक्टर्स को मिला जुला के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। 1000 आवर्स हो गए, ठीक है। अब अगर 1000 घंटे हैं और सब्जेक्ट हैं 12, कुछ कुछ सब्जेक्ट तो बहुत बड़े हैं, 100 घंटे के सब्जेक्ट हैं। अब ऐसा तो है नहीं, इस 1000 आवर्स में आपको क्या क्या करना है, सोचिए बहुत ध्यान से। इस 1000 आवर्स में आपको सारी चीजें करनी है। आपको क्या करना है, लेक्चर्स भी देखने हैं, लगभग लगभग अगर आप लेक्चर्स की ड्यूरेशन देखेंगे तो 500 घंटे के लेक्चर्स होंगे, 400 से 500 घंटे के लेक्चर होंगे। अब बचे 500 घंटे, उसमें आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है और टेस्ट सीरीज भी देनी है, टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो आपके पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। अब जैसे सर्वे में आपको मैंने कितने आवर बताए हैं, 35 to 40 आवर्स, 35 to 40 आवर्स इतना बताया मैंने। अब अगर इतना मैंने बताया है 35 से 40 आवर्स, तो आप खुद सोचो दोस्त, आप खुद सोचो इतने आवर्स आपके पास हैं, 40 आवर्स, और मेरा ये मानना है ऑन एन एवरेज आप इतना ही टाइम और रखिए, 40 आवर्स इंटू 2, 40 आवर्स में आपने लेक्चर देखिए और इतने ही आवर में आपने क्या किया, इतने ही आवर्स में आपने सब्जेक्ट को रिवाइज भी किया, उसके प्रीवियस ईयर भी किए और टेस्ट सीरीज भी दिए, तो इसमें 20 आवर्स और मान लेता हूं। तो सर्वे के लिए जो मैंने टोटल आपको दिए हैं वो 100 आवर्स दिए हैं, आपको 100 आवर्स दिए हैं मैंने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। 100 घंटे मैंने आपको दिए हैं, इन 100 घंटे में आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना भी है, मेरे लेक्चर भी देखने हैं, साथ ही साथ आपको मेरे लेक्चर देखने के साथ साथ आपको रिवाइज भी करना है, और खुद सोचिए रिवाइज भी करना है और उसके टेस्ट भी देने हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। तो रिवाइज इन, तो एक फिक्स टाइम है, ये प्लानिंग हो गई आपकी, ये आपकी प्लानिंग है कि इतने ही टाइम में आपको पढ़ना भी है, इतने ही टाइम में आपको रिवाइज भी करना है, इतने ही टाइम में आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है। क्लियर हो रही है वाली बात? तो इतनी चीजें आपको समझनी है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसी प्लानिंग बनानी होगी कि, और हर दिन आपको ये पूछना होगा अब कितने दिन बचे हैं, उनको 6 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आवर्स पता लग जाएंगे। तो आपको ये पता चलेगा, एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप प्लानिंग कर सकते हैं, और अपनी प्लानिंग के तहत अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और आपने जो एम किया है, जिस रैंक के लिए आपने एम किया है वो आपको मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और देखिए अब हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने ड्यूरेशन में पढ़ना है, ये हमने देख लिया है। अब सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, जियोमेट्रिक्स का सिलेबस, दिस इज द सिलेबस। हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि आपके जियोमेट्रिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है और कहां कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कहां कहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैं वहां पर स्टार मार्क कर दूंगा, और आपको वो टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है, उस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और जिस पे स्टार मार्क नहीं है, मान लीजिए टाइम कम है, रिवीजन में भी आपके पास टाइम कम है, एक दिन में 3 सब्जेक्ट रिवाइज करने, तो जो टॉपिक पे स्टार मार्क नहीं है आप एक बार को उन्हें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस अगर अच्छे रहे तो लगभग लगभग हर साल यहीं से ही पेपर बनाया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में, देखिए बहुत ध्यान से। देखिए बहुत ध्यान से, देखो क्या क्या चीज अभी तक पूछी गई है सिलेबस में। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है, क्या इसका एडवांटेज है, कैसे हमें इसे यूज करना है, तो ये चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जियोमेट्रिक्स और सर्वेइंग में डिफरेंस क्या होता है, किन किन फंडामेंटल्स में क्या क्या थंब रूल है जिससे हमें सर्वेइंग करनी होती है। और सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक प्रोजेक्ट में आपको देता हूं, जैसे आपके घर वाले प्लान कर रहे हैं कि आपको एक नया घर देना है, या आपकी पूरी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होने वाली है, तो आपका एम क्या हो गया, आपका प्रोजेक्ट हो गया कि आपको एक घर बनाना है। अब सुने बहुत ध्यान से, अगर घर बनाना है तो अब आप देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, जिस जमीन पे आपको घर बनाना है वो खरीदोगे, या अगर आपने खरीद रखी तो आप उस जमीन पे जाओगे ना। जमीन पे आप गए तो आपने देखा ये जमीन थी, अब यहां पर आपको क्या करना है, 2 मंजिला घर बनाना है, 2 स्टोरी हाउस बनाना है आपको। ठीक, ये आपका एम है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये देखोगे ना
कि आपका जो प्रॉपर्टी है, ऐसा तो है नहीं कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी में अपना घर बना दोगे, आप अपनी प्रॉपर्टी में ही तो बनाओगे। तो आपने देखा कि आपके प्लॉट की लेंथ कितनी है, आपके प्लॉट की विड्थ कितनी है, और आप देखोगे कितनी कितनी जगह आपको छोड़नी है। अब जैसे मान लीजिए रूरल एरियाज होता है, वहां पर लोग खुले खुले घर बनाते हैं क्योंकि जमीन सस्ती होती है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है। ठीक, गांव वगैरह में आप देखते होंगे ना खुले खुले घर होते हैं, बट वही आप दिल्ली मुंबई में देखिए जमीन बहुत महंगी है, लोग क्या करते हैं घर सटा के बनाते हैं, चिपका के बनाते हैं। तो ये सब प्लानिंग ही तो है, ये सब सर्वेइंग ही तो है। आप गए, आपने मैप बनाया, आपने क्या किया, डायमेंशन देखी अपने प्लॉट की, फिर आप अपने घर पर आए और फिर क्या करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे कि साइड में 2 फीट की जगह छोड़नी है, 10 फीट की जगह छोड़नी है, आगे से 10 फीट की जगह छोड़नी है, आगे 15 फीट का गार्डन देना है। तो ये सब चीज क्या है, ये प्लानिंग ही तो है, यही तो सर्वेइंग है। तो सबसे पहला क्या होता है, सर्वेइंग होता है। तो आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन देख लिया, और फिर उसके बाद अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में क्या करते हैं हम लोग, चेन सर्वेइंग में लीनियर मेजरमेंट्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लीनियर मेजरमेंट है, प्लॉट की लेंथ आपने मेजर कर ली, ये है 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर लेंथ आपके बिल्डिंग की लेंथ है, ठीक है। तो ये आपने मेजर किया, तो ये सब क्या है, चेन सर्वेइंग। आप इसमें लीनियर मेजरमेंट्स लेंगे और ये अपने को देखना है कैसे कैसे लेंगे, ये हम देखते हैं। और ये तो बहुत बेसिक सी चीज है यार, नॉन सिविल इंजीनियर्स को भी तो इंटरेस्ट आएगा, हर एक चीज आप विजुलाइज कर सकते हैं। चेन सर्वेइंग आप लोग, लीनियर मेजरमेंट्स तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं। आप जब आप पेंसिल बॉक्स लेके जाते थे तो आपके पास क्या होता था, स्केल होता था, अभी भी होता होगा अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी है तो। आपके टीचर ने बोला कि 10 सेंटीमीटर की लाइन बना के दिखाओ, तो ये क्या है, लीनियर मेजरमेंट ही तो है। आपने कंपास, आपने पेंसिल बॉक्स में से क्या निकाला, स्केल निकाली। स्केल जब आपने निकाली तो आपने क्या देखा, 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, तो ये 0 है और यहां पर आप आ गए, ये 10 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, ये आपने लीनियर मेजरमेंट किया। तो नॉन सिविल इंजीनियर भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे, आपको जब बहुत नॉलेज हो जाए सर्वेइंग की, तो अपने जो नॉन सिविल इंजीनियर हैं उन्हें शेयर किए ये नॉलेज, तो उन्हें पता चलेगा अच्छा यार इतना कुछ होता है, ऐसे ऐसे भी लीनियर मेजरमेंट हम ले सकते हैं। अगला चैप्टर जो हमारा है, अगला चैप्टर जो हमारा है वो है कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वे, कंपास सर्वे क्या होता है, देखिए कंपास सर्वे भी आप रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास डी होता था ना, ठीक है, जिससे हम क्या करते थे, एंगल मेजर करते थे। आपकी टीचर ने बोला कि 60 डिग्री की लाइन बना के दिखाओ, जैसे ये है, हाथ है ना हमारा, ठीक, इनके बीच में एंगल देखो 15 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आपका ये 9, इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 15 डिग्री, इनके बीच में 30 डिग्री, इनके बीच में 60 डिग्री, समझ रहे हैं, ये एंगल, ये और ये एंगल 60 डिग्री, ये और ये एंगल 15, ये और ये 30 डिग्री, ये और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। और आप देखते होंगे जैसे 60 डिग्री की लाइन मुझे बनानी है, तो आप रेफरेंस लाइन से क्या करते हैं, ये आपने क्या कर दिया, 60 डिग्री का एंगल मेजर कर लिया। तो जब मेरे पास एंगल होते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री से क्या करते हो, लेंथ, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं। क्लियर एवरीवन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन कंपास सर्वेइंग हम लोग एंगल्स की मदद से सर्वेइंग करते हैं। फिर आता है ट्रैवर्स सर्वे, फिर आपका आ जाता है ट्रैवर्स सर्वे। ट्रैवर्स सर्वे क्या होता है, हम लेंथ और एंगल की मदद से पूरी की पूरी सर्वेइंग करेंगे। फिर आपके पास आ जाता है लेवलिंग। लेवलिंग मतलब क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट्स की हाइट निकालनी होती है। जैसे मान लीजिए आपने घर बना दिया, आपके दोस्त ने पूछा यार तेरे घर की बिल्डिंग कितने मीटर की है, तो ये लेवलिंग होती है। जैसे मान लेते हैं ये 10 मीटर है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 मीटर है, आप क्या करोगे, लेवलिंग से ये पूरा बताओगे कि कितनी आपके डिफरेंट हाइट्स, नदी की डेप्थ कितनी है, पहाड़ पे मान लीजिए कोई एक टावर रखा हुआ है तो उसकी हाइट कितनी है ग्राउंड लेवल से, ये सब चीजें किसमें आती हैं, ये सब लेवलिंग में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, लेवलिंग के बाद हम पढ़ेंगे एरिया वॉल्यूम। ये क्या होता है, एरिया वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। एरिया वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए आपका ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, कितने एरिया में ये बिल्डिंग बनी है, कितने एरिया में ये बिल्डिंग बनी है, ये अपने को देखना होता है। तो इतने एरिया में बनी है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये एरिया निकालूं, कितने एरिया में आपकी बिल्डिंग बनी है, ये आपको एनालाइज करना होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और दूसरी चीज, एरिया आपने निकाल लिया, मान लेते हैं कहीं सड़क बन रही है, सड़क जब बनती है तो ये हाईवे, जैसे फुट ओवर ब्रिज आते हैं, फुट ओवर ब्रिज से पहले रैंप बनता है, देखा है आप लोगों ने,
रैंप जो बन रहा है उसमें कितने वॉल्यूम की मैं सॉइल फिल करूं कि वो रैंप पूरा बन जाए। तो ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सर्वेइंग की नॉलेज बहुत काम आती है। एरिया वॉल्यूम निकालने के बाद बहुत ध्यान से देखिए, एरिया वॉल्यूम के बाद हम लोग कॉन्टूर पढ़ेंगे। कॉन्टूर एक ऐसे मैप होते हैं जिससे हम ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पता कर लेते हैं। डिफेंस के बहुत काम आता है ये कॉन्टूर मैप्स होते हैं। तो कॉन्टूर मैप्स कैसे बनाए जाते हैं, थोड़े बहुत कॉन्टूर लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ताकि कभी भी आपके सामने अगर कॉन्टूर मैप हो एज ए सिविल इंजीनियर आप क्या कर सको, उसे एनालाइज कर सको। दूसरी चीज जो होती है कि कभी कभी हमारे पास कुछ मैप्स, ज्योग्राफिकल मैप्स नहीं होते हैं, हमारे पास कॉन्टूर मैप होते हैं। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आप ऐसी साइट पर जा रहे हैं जहां पर कोई फिजिकल मैप प्रेजेंट नहीं है, कॉन्टूर मैप प्रेजेंट है, तो आप सर्वेइंग कैसे करेंगे, कॉन्टूर मैप की मदद से करेंगे। अगला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग मतलब हम लेवलिंग की नॉलेज और ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज दोनों को कंबाइन करेंगे और अपने कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर अभी क्या चला था, 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चला था ना। मान लीजिए आपने तिरंगा लगा दिया अपने घर पे, हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा लगा दिया। आपका दोस्त आया और उसने देख लिया आप सिविल इंजीनियर का हैं और उससे पूछ लिया कि यार बता ग्राउंड से ये जो फ्लैग है इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की हाइट कितनी है। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग से हम लोग आंसर निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर हमारा है टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री, टैक्योमेट्री क्या होता है, टैक्योमेट्रिक लेवलिंग में हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे टैक्योमीटर बोलते हैं। अब टैक्योमीटर क्या करता है, लेवलिंग का पर्पस भी सॉल्व करता है और यह भी बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट से कितनी दूरी पर है। तो ये इंस्ट्रूमेंट को भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कर्व्स। कर्व्स का मतलब क्या हो गया, कर्व्स का मतलब जैसे मान लीजिए आप कभी हिली एरियाज में जाते हैं, तो हिली एरियाज में आप रोड देखते हैं ना कैसे होती है, कर्व्ड होती है। तो एक सर्वे इंजीनियर एक हाईवे इंजीनियर की मदद करता है, कैसे उस रोड को ट्रेस करेंगे, ठीक है, ट्रेस करने की तरीका बताता है और वहां पर फिर हाईवे इंजीनियर उस रोड को कंस्ट्रक्ट कर देता है। तो कर्व्स वाला चैप्टर भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है अगला चैप्टर जो कि है फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री का मतलब क्या होता है, आप देखिए सर्वे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग साइट पे जाके क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। और यही तरीका हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे सर्वे करना है किसी जगह का, तो मैं खुद ना जाके मैंने क्या किया, ड्रोन को भेजा और वो ड्रोन क्या कर रहा है, फोटोग्राफ क्लिक कर रहा है। ड्रोन ने जब फोटोग्राफ क्लिक करे और फिर क्या है, उन फोटोग्राफ से मैं सर्वेइंग कर लूंगा और इसे बोलते हैं फोटोग्रामेट्री। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कहां पर आता है। आपने अक्सर देखा होगा न्यूज वगैरह में बताता है कि स्टेट लाइक बिहार, उड़ीसा, 120 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जलमग्न हो गया, फ्लडेड हो गया। देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने, 15 गांव डूब गए। ये सब कैसे पता करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एरियल सर्वे करते हैं। एरियल सर्वे मतलब हम लोग अपने ड्रोन को बजाते हैं और ड्रोन फोटोग्राफ लेता है और उससे हम लोग सर्वे करते हैं कि अच्छा यहां पर रेस्क्यू की नीड है, इतने एरिया में रेस्क्यू की नीड है, इतने एरिया में लोग फंसे हुए हैं बाढ़ की वजह से, उन्हें रेस्क्यू करना है, उन्हें खाना पहुंचाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ फोटोग्रामेट्री। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ एरर। थ्योरी ऑफ एरर का मतलब क्या होता है कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मेजरमेंट लेने के लिए। और मेजरमेंट कौन ले रहा है, इंसान ही तो ले रहा है। हमें अगर लेवलिंग करनी है, मैं गया साइट पे और मैं रीडिंग्स ले रहा हूं, स्टाफ रीडिंग ले रहा हूं, तो जहां कहीं भी ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, मशीन इन्वॉल्व होती हैं, वहां पर एरर होने के चांसेस भी होते हैं। तो कितने एरर हम कर सकते हैं, कहां कहां हम एरर कर सकते हैं और उनमें कितना एरर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कहां देखेंगे, ये देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ एरर में। समझ में आ रहा है, थ्योरी ऑफ एरर में हम देखेंगे कितने एरर्स होते हैं, कितने टाइप के एरर होते हैं, उन्हें कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, ये सारी चीजें हम थ्योरी ऑफ एरर में देखेंगे। तो इतना पूरा सिलेबस अपने को पढ़ना है एज पर दी गेट एग्जामिनेशन, एज पर दी गेट एग्जामिनेशन। क्लियर हो रही है सारी बातें। अब मैं बात करता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां पर एक नोट लिख लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं ग्रीन से स्टार मार्क कर देता हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल कंपास सर्वे और लेवलिंग, अगर आप गेट एस्पिरेंट हैं तो ये दो चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं, कंपास सर्वे और लेवलिंग। पूरी सर्वेइंग की जान है ये, मतलब यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। अगर सर्वे में से क्वेश्चन आएगा तो 90% श्योरिटी होती है कि इन दो चैप्टर में से क्वेश्चन
आ जाएगा। उसके बाद जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है इन्हें मैं 3 स्टार लगा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उन पे मैं 2 स्टार लगा देता हूं, उन पे मैं 2 स्टार। जैसे मैं आपको बताता हूं कहां से और क्वेश्चन आ जाता है, कर्व से और आपका टैक्योमेट्री से और आपका ये हो गया थ्योरी ऑफ एरर से और चेन सर्वे से। अब जो वो चैप्टर हैं जो मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर मतलब चांसेस होते हैं, कभी कभी आ जाता है कभी कभी नहीं आता है, उनको देखता हूं मैं, उसमें मैं 1 स्टार लगा देता हूं। और ये है आपका ट्रेवर्स और अपना फोटोग्रामेट्री थ्योरी ऑफ एरर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये चैप्टर मैंने क्या कर दिया, स्टार के बेसिस पे इंपॉर्टेंस लिख। इंपॉर्टेंट मुझे कैसे पता चले? आप सर बोलेंगे कैसे आपको पता चला सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है? इसका मैंने क्या किया, आप पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज करो, देखो कहां कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के 10 पेपर उठाओ और आप देखो कहां कहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। तो जब आप ये होमवर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार लेवलिंग और कंपास सर्वे में तो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल आपको क्वेश्चन मिलेगा, लगभग हर साल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या हुआ, अगर पिछले 25 सालों में मान लेते हैं 200 क्वेश्चन आए हैं, तो उन 200 क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तो कंपास सर्वे और लेवलिंग ही दे देंगे, मतलब ऑलमोस्ट 50% के चांस होते हैं कि यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम के पहले आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको क्या करना है कि एनालाइज करना है कि यार यहां से क्या पढ़ूं, मतलब कुछ चीजें, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। फॉर एग्जांपल मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए फरवरी में एग्जाम है, जनवरी में सोचा कि यार सर्वे भी कवर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपने क्या किया, सर्वे को अब फिनिश करना है। कैसे फिनिश करेंगे, तो आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपने क्या किया, 2 टॉपिक पढ़ लिए और आपके बाकी सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। ये नहीं था तो आपने कहा यार चलो मैं 3 दिन लगाता हूँ, 4 दिन, और ये 2 टॉपिक कवर कर लेता हूँ। 4 दिन में ये 2 टॉपिक कवर कर लिए, किस्मत अगर अच्छी रही 90% चांस होते हैं कि पूरा सर्वे में से यहीं से ही आता है। तो अगर आ गया तो ये स्मार्ट वर्क कहलाता है, ये आपका स्मार्ट वर्क कहलाता है। तो यहां से भी आपने क्या किया, पूरे मार्क्स अटेन कर लिए। अब एक टॉपिक और है, मैं आपको बता देता हूं, एक टॉपिक और है जो कि है एस्ट्रोनॉमी जो टॉपिक है ये सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही आता है, उसके लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप गेट एस्पिरेंट है तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। मैं कुछ 1-2 डेफिनेशन आप लोग को बता दूंगा ताकि आप क्या कर सके, एस्ट्रोनॉमी को अच्छी तरीके, मतलब एस्ट्रोनॉमी को गेट एस्पिरेंट अगर है तो वो 2-3 टॉपिक भी अगर आपने पढ़ लिया, आउट ऑफ द बॉक्स अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो वहीं से ही क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, बट यस इफ अगर आता है तो मैं 3-4 डेफिनेशन आपको, 3-4 जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बता दूंगा। तो ये है ओनली फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, ओनली फॉर ईएससी, ये टॉपिक सिर्फ ईएससी में है, ओनली इन ईएसई। क्लियर? और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ईएससी में है, एक टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वे, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके हम नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा देंगे, या फिर जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इतनी चीजें अपने को पढ़नी है और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या हमने पढ़ना है, कितने ड्यूरेशन में पढ़ना है, कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कितने आवर्स में आपको प्लानिंग करनी है, किन टॉपिक पे आपको बहुत ध्यान देना है, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली ऑलमोस्ट। तो एक बार आप ये वाली स्लाइड फिर से देख लीजिए, कि एक बार आप नजर मार लीजिए कि हमें क्या क्या टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। तो इसके बाद मैं आपका एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो कि इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग। सर्वेइंग है क्या एक्चुअली, क्यों कभी कभी सर्वेइंग लिखते हैं, क्यों कभी कभी हम लोग जियोमेट्रिक्स लिखते हैं, सर्वे या फिर जियोमेट्रिक्स, तो इनमें अंतर क्या है ये हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो ये चीज अपने को पढ़नी है। अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, अब हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग। क्या होता है सर्वेइंग?